देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया स्क्रीन शेयर। हाँ मैम। देखो लास्ट क्लास हम लोग शायद इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है वो स्टार्ट किए थे, उसका जो भी जर्नल एंट्री है वो किया था। कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे क्वेश्चन था। अच्छा ये दो क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 तो पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोल रहे गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच ए टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। तो हम लोग को एंट्री करना है और जो रेक्टिफिकेशन होगा वो करना है, लेकिन रेक्टिफिकेशन किसके बुक्स में करना है? इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ठीक है, अब एक एक करके ट्रांजैक्शंस दे दिया है, वो देख के हमें करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग को दिया है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 3500 एलोकेटेड टू द ब्रांच बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। मतलब ओमिशन है कि हम लोगों ने ब्रांच के बुक्स में ये एंट्री किया ही नहीं है, तो ऑमिशन है। तो फिर रेक्टिफिकेशन क्या होगा? सिंपल एंट्री जो होना चाहिए वो लिखने से ही रेक्टिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका एंट्री लिखना पड़ेगा। तो लिखो पहले क्वेश्चन नंबर 4 इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। क्वेश्चन नंबर इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो बोल रहा है कि हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 3500 एलोकेटेड टू द ब्रांच। मतलब हेड ऑफिस ने खर्चा किया है लेकिन वो ब्रांच में एलोकेट करना करना चाहता है, और ब्रांच ने इसका कोई एंट्री नहीं किया है। तो ये ऐसा हम लोगों ने लास्ट क्लास लिखा था एलोकेशन, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल देके किया था। तो बोलो क्या आंसर होगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ये देख सकते हैं। चार्ज टू ब्रांच या एलोकेशन टू ब्रांच, एक्सपेंस टू हेड ऑफिस। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 3500 being expenses by head office allocated to branch। तो फिर बोल रहे डिप्रिशिएशन ऑफ ब्रांच एसेट whose accounts are kept by the head office not provided earlier for 1500। तो 1500 का डिप्रिशिएशन है जो अभी तक हम लोगों ने चार्ज किया नहीं है, तो फिर ये भी ऑमिशन ही है। अब चार्ज करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि किसके पास एसेट है, कौन एसेट अकाउंट मेंटेन कर रहा है। तो वो देखो हम लोग को क्वेश्चन बोल रही है डिप्रिशिएशन ऑफ ब्रांच एसेट हुज एसेट्स आर केप्ट बाय द हेड ऑफिस, whose accounts are kept by the head office। अच्छा, हेड ऑफिस ने अकाउंट रखा है, तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है जो कि चार्ज हुआ नहीं है। तो ब्रांच के बुक्स में क्या एंट्री होगा? बोलो। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। डेप्रिसिएशन डेबिट होगा और हेड ऑफिस क्रेडिट। क्योंकि ये एसेट को क्रेडिट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास एसेट नहीं रहता है, एसेट हेड ऑफिस के पास है, तो हेड ऑफिस को क्रेडिट कर।
लेकिन ये एसेट पे डिप्रिशिएशन चार्ज करेगा। मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला, ये देखो एसेट पे हम लोगों ने 3-4 पॉइंट लिखा हुआ है। फिक्स्ड एसेट परचेज्ड बाय ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर बी, ये देखो ये वाला नहीं, ये पॉइंट में आ जाएगा। रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स एंड पेमेंट बाय हेड ऑफिस, ये देखो डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस, ये पॉइंट ए के लिए, मतलब फिक्स्ड एसेट परचेज्ड बाय ब्रांच एंड रिकॉर्डेड एट हेड ऑफिस बुक्स, ये वाला पॉइंट। Depreciation account debit to head office account being the depreciation provided. Branch paid 2,000 as salary to a head office inspector, but the amount paid has been debited by branch to salaries account. अब यहाँ पर गलत एंट्री पास हुआ है, हम लोग को रेक्टिफाई करना है। बोल रहा है ब्रांच पेड 2,000 as salary to head office inspector, but the amount paid has been debited by the branch to salary account. मतलब ब्रांच ने अगर हेड ऑफिस के बिहाफ में उसके इंस्पेक्टर को सैलरी दिया है तो ब्रांच एंट्री ये करेगा, हेड ऑफिस उसका खर्चा तो है नहीं, ठीक है, खर्चा तो हेड ऑफिस का है लेकिन उसने पे किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, तो एंट्री ऐसे हो जाएगा, पैसा गया है ब्रांच के बुक से तो टू कैश हो जाएगा, हेड ऑफिस टू कैश, हेड ऑफिस टू कैश होना चाहिए। बट इसने क्या कर दिया है, डेबिटेड बाय ब्रांच टू सैलरीज अकाउंट कर दिया है, सैलरी टू कैश। तो ठीक कैसे होगा, हेड ऑफिस डेबिट होगा और सैलरी क्रेडिट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। Being the depreciation, sorry, depreciation, being the expense, being the rectification of salary paid on behalf of debtors. फिर बोल रहा है हेड ऑफिस कलेक्टेड 10,000 डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच, बट नो इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय द ब्रांच। ब्रांच को अभी तक इस बात का पता नहीं चला है कि हेड ऑफिस ने उसके बिहाफ में उसके कस्टमर से पैसा लिया है, ठीक है, तो अब मतलब पता चल रहा होगा, इसीलिए हमें बोला है कि इसका इंटीमेशन मिल चुका है, तो एंट्री करने के लिए इस बात का मतलब यही होता है, तो एंट्री क्या हो जाए, हेड ऑफिस टू डेटर, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेट, क्योंकि अगर हमें पैसा मिल जाता तो कैश टू डेटर करते, पैसा हेड ऑफिस के पास है तो हेड ऑफिस से लेना पड़ेगा, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, और डेटर को तो कैंसिल करना पड़ेगा, चाहे डेटर किसी को भी पैसा दे, हेड ऑफिस को दे या फिर जिस ब्रांच से परचेज किया उस ब्रांच को दे। बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच डेटर, फिर फिफ्थ नंबर ब्रांच ए, मतलब ये जो जिसके बुक्स में एंट्री हो रहा है उस ब्रांच का नाम तो ब्रांच ए है ना, अभी हम लोगों ने देखा था, तो बोल रहा है कि ब्रांच ए, ये देखो ऊपर लिखा ब्रांच ए रहा, ठीक है, तो बोल रहा है ब्रांच ए इनकर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 3,000 ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी, तो ब्रांच ए ने ब्रांच बी का एडवर्टाइजमेंट का 3,000 रुपए पे किया है, तो क्या क्या एंट्री मैम 5টা দিয়ে গেছে। No entry. A remittance of 15,000 sent by the branch has not been received by the head office. अच्छा,
तो मतलब कैश इन ट्रांजिट हो गया, रेमिटेंस किसने किया है, ब्रांच ने किया है हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस को अभी तक नहीं मिला है, तो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था कि जो रिसीव करेगा, जो रिसीवर होगा उसके बुक्स में एंट्री होता है, तो हेड ऑफिस के बुक्स में, तो ब्रांच के बुक्स में इस केस में नो एंट्री। हाँ ये लिखना पड़ेगा, नो एंट्री इन ब्रांच। इसका एंट्री अगर करना है तो हेड ऑफिस के बुक्स में होगा, लेकिन हमें हेड ऑफिस का बुक करने मना है। अच्छा ठीक है, फिर ये वाला टास्क जो पढ़ रहे थे हम लोग, ब्रांच ए ने ब्रांच बी के बदले में खर्चा पे कर दिया उसका एडवर्टाइजमेंट का 3,000, क्या एंट्री। Head office to cash. Open. हाँ तो देखो, ब्रांच ए ने ब्रांच बी के बिहाफ में खर्चा पे किया, तो ब्रांच ए अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ब्रांच ए के बुक से देखो उसके पास से पैसा तो गया, उसने अगर उसके बिहाफ में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पे किया तो उसके पॉकेट से पैसा तो गया, तो उसके लिए टू कैश करेगा। अब ये पैसा लेगा किससे, जिसका खर्चा है उससे, तो किसका है, ब्रांच बी का, लेकिन उसका नाम हम लोग नहीं लिखते क्योंकि हम लोग को पता है कि सारा इंस्ट्रक्शन हेड ऑफिस से आता है तो ही पॉसिबल होता है। तो हम लोग को पता है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच में जब भी ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट और हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट हमेशा होगा, तो फिर ये पैसा हमें ब्रांच बी से नहीं लेना है, एक्चुअली हमें हेड ऑफिस से ही लेना है, ठीक है। तो ब्रांच ने, हेड ऑफिस ने बोला होगा कि कर दो, तो पैसा भी उसी से लेंगे, लेकिन किया किसके लिए, तो वो नाम दे दिया है कि ब्रांच बी के लिए। बीइंग द एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ ब्रांच बी recorded in books। ठीक, तो ये लास्ट एंट्री ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन 9 में भी शायद ऐसा एंट्री था, तो वो लिखा हुआ था, देखो क्वेश्चन 5 हम लोग का हो गया, 6 भी हो गया, 7 8 इसमें बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ बिजनेस इन टीटी टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग, तो इन द बुक्स ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। बोल रहा है कि इनकम ऑफ 2,800 एलोकेटेड टू द ब्रांच बाय हेड ऑफिस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। बोल रहा है कि 2,800 का इनकम ब्रांच में एलोकेट हुआ है, इनकम ऑफ 2,000 एलोकेटेड टू द ब्रांच बाय हेड ऑफिस, अच्छा बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। अच्छा तो फिर जैसे एक्सपेंस एलोकेट होता है वैसे इनकम एलोकेट किया, मतलब हेड ऑफिस ने बोला इस ब्रांच का इनकम इतना, ये इसको मिलना चाहिए, मतलब होता है ना वो डेटा जाके जमा कर देते हैं हेड ऑफिस में, तो वो तो जिस ब्रांच का पैसा था उसी ब्रांच को देना पड़ेगा ना, मतलब कैलकुलेशन सही रखने के लिए तो हिसाब रखना पड़ेगा। तो 2,800 का इनकम हेड ऑफिस के पास जो है वो ब्रांच का है, ठीक है, बट उसका रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं हुआ है ब्रांच के बुक्स में, क्योंकि ब्रांच को बोला नहीं होगा अभी तक हेड ऑफिस ने कि उसने पैसा रिसीव किया। तो बोलो एंट्री क्या होगा, Head मतलब office to ऑमिशन, income. हेड ऑफिस टू इनकम, ठीक है, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ब्रांच क्या बोलेगा, मुझे हेड ऑफिस से पैसा मिलेगा, ये देखो ना अभी तो किया था हेड ऑफिस टू डेटर, ठीक है वैसे ही। तो यहाँ पर इनकम बता दिया है, मतलब डेटर से मिला है या कैसे मिला है वो नहीं पता है, बट इतना पता है कि ये इस ब्रांच का इनकम है, तो हेड ऑफिस को डेबिट होगा। अब ये डेटर पैसा देता तो हम लोग टू डेटर कर देते, बट ये नहीं बोल रहे कि ये पैसा सेल का है, डेटर ने दिया, बोले इनकम है, तो इनकम तो क्रेडिट होगा, तो ब्रांच बोलेगा मेरे पास इनकम आया है, ठीक है। अब किस चीज का इनकम है वो तो क्वेश्चन बताया नहीं, अगर बता देता कमीशन है या कुछ भी है तो हम लोग वो लिख सकते थे। तो ब्रांच के बुक्स में लिखना पड़ेगा हम लोग को, टू इनकम लिख दिया, जैसे पैसा अगर खुद रिसीव करता तो कैश टू, जिस वजह से जैसे कैश टू कमीशन होता है वैसे ही, तो ये पैसा तो हेड ऑफिस के पास है तो हेड ऑफिस से लेंगे, हेड ऑफिस टू इनकम, तो लिख देना है बीइंग द इनकम एलोकेटेड बाय
head office not recorded earlier, now recorded. Branch paid 3,000 as salary to head office manager, but the amount paid has been debited by the branch to salaries account. मतलब अभी जैसे किया था वैसा ही. तो ब्रांच ने सैलरी पे किया हेड ऑफिस के मैनेजर को, तो एंट्री होना चाहिए हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, बट इन्होंने कर दिया है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. तो क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस डेबिट करेंगे, सैलरी को क्रेडिट करेंगे. सेम ऐसा ही किया था, बस यहाँ ब्रांच मैनेजर का खर्चा दिखाया है 3,000, वहां कुछ और ना हो. तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट 3,000. Being rectification of salary paid on behalf of head office. फिर बोल रहा है कि ब्रांच इनकर्ड ट्रैवलिंग एक्सपेंस 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांचेस, दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच. तो दूसरे किसी ब्रांच का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये ब्रांच पे किया है, तो इसका एंट्री क्या होगा, जो कि ये किया नहीं है. तभी ऐसा हम लोगों ने सेम किया था, बोलो क्या एंट्री होगा. तो दूसरे ब्रांच का खर्चा अपने आप ब्रांच नहीं दे सकता, हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन से ही देता है. तो खर्चा दिया तो कैश क्रेडिट होगा, और लेगा किससे, उसको डेबिट करेगा, अपना खर्चा तो नहीं. Being expenditure incurred on account of other branch now recorded in books. तो टू कैश 5,000 और डेबिट किसको करेंगे, हेड ऑफिस. हेड ऑफिस. फोर्थ नंबर में बोला है कि a remittance of 1,50,000 sent by the branch has not been received by the head office on the date of reconciliation of accounts. बोल रहा है कि जिस दिन रिकंसिलिएशन हुआ तो हमें ये दिखा कि एक कुछ अमाउंट था 1.5 लाख का, जो कि ब्रांच ने भेज दिया था हेड ऑफिस को, बट हेड ऑफिस अभी तक रिसीव नहीं किया. तो स्टील इन ट्रांजिट हो गया, मतलब कैश इन ट्रांजिट. तो कैश स्टील इन ट्रांजिट में है, तो फिर एंट्री किसका होता है, रिसीवर का. तो क्या यहाँ पर कोई एंट्री होगा, रिसीवर कौन है, हेड ऑफिस है. हम लोग किसका बुक्स बना रहे, ब्रांच का. तो यहाँ पर एंट्री नहीं होगा. नो एंट्री इन ब्रांच बुक्स. Head office allocates 75,000 to branch as head office expenses, which has not yet been recorded by the branch. क्या होगा, हेड ऑफिस ने 75,000 ब्रांच में एलोकेट करना है, बट अभी तक ये वाला ब्रांच में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. तो वही आज स्टार्टिंग में जो एंट्री किया, हेड ऑफिस टू एक्सपेंस टू हेड ऑफिस. 75,000 expense to head office, expenses account debit to head office 75. Being allocated expenses or head office, sorry, of head office record of or
6th number. Head office collected 30,000 directly from a branch customer. The intimation of the fact has not been received by the branch, only now, not recorded till now. अभी तक record नहीं हुआ, record करना पड़ेगा. Head office account debit to date of 30,000. Being adjustment entry for collection from branch data directly by head office. Last entry. Goods dispatched by the head office amounting 10,000 but not received by the branch till date of reconciliation. The goods have been received subsequently. हेड ऑफिस ने भेजा है 10,000 का, अभी तक ब्रांच को मिला नहीं है, तो रिसीवर कौन है? ब्रांच है, स्टिल इन ट्रांजिट में, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा? GTI to head office. GIT to head office. Goods in transit to head office. Being goods sent by head office still in transit. ठीक है, तो ये दो होमवर्क तो हम लोग का हो गया, लगभग एक जैसा ही था. ठीक है, अच्छा अब हम लोग को कुछ नोट्स लिखना है, इसके बाद हम लोग फिर से इंडिपेंडेंट ब्रांच का बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं. तो कुछ नोट्स लिखेंगे. नोट 1. When branch is debited, मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांच का ही चल रहा है. When, क्योंकि डिपेंडेंट तो खत्म हो गया, मतलब उसमें समझाने वाला कुछ नहीं है. When branch is debited इन हेड ऑफिस बुक्स, अगर हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच डेबिट होगा तो बोलो हेड ऑफिस क्या होगा ब्रांच के बुक्स में? Creditor. क्रेडिटेड होगा, उल्टा होता है हमेशा. क्रेडिटेड इन ब्रांच बुक्स एंड ऑपोजिट, यानी वाइस वर्सा. Hence we can conclude that hence we can conclude that head office balance in branch books and branch balance in head office books will be equal and opposite. तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो, बोल रहा है कि जब जब ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस डेबिट होता है, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच क्रेडिट होता है, या फिर ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस अगर क्रेडिट होता है तो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच डेबिट होता है. ठीक है, ये तो हमें पहले ही पता था, जब हम लोगों ने इंडिपेंडेंट ब्रांच का एंट्री किया था तभी मैंने बताया था कि ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस आएगा, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच आएगा, और जैसे अगर ब्रांच डेबिट कर रहा है तो हेड ऑफिस उसको क्रेडिट करेगा. तो बोल रहे हैं इससे ये कंक्लूजन में हम लोग पहुंच सकते हैं कि जो बैलेंस आता है ब्रांच के बुक्स में और जो ब्रांच का बैलेंस आएगा हेड ऑफिस के बुक्स में, वो इक्वल और ऑपोजिट होगा. इसका मतलब है जैसे कि मान लो इन द, ये हम जस्ट समझा रहे, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, यहाँ पर एक ब्रांच अकाउंट बन रहा है. ठीक है,
यहाँ पर बनेगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, यहाँ पर आ जाएगा एक हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, अब किसी भी एक एंट्री के लिए मान लो एंट्री है, ब्रांच ने एंट्री किया, जैसे कि मान लो कैश टू हेड ऑफिस, ठीक है, तो ऐसे कर दिया टू हेड ऑफिस, तो फिर सेम इसी एंट्री के लिए हेड ऑफिस लिखेगा बाय ब्रांच। ठीक है, तो अब मान लो ये बैलेंस हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर टू बैलेंस सीडी और यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब ये लेजर बंद होगा तो दोनों का जो मतलब बैलेंस आएगा लेजर में वो दोनों ऑपोजिट होगा। जैसे इस जिसका डेबिट बैलेंस, अगर ब्रांच के अकाउंट में हेड ऑफिस का डेबिट बैलेंस है तो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो अमाउंट तो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एंट्री के हिसाब से ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब इसका डेबिट बैलेंस तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, अब ये चीज क्यों बोल रहा है, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ी देर बाद इनकॉर्पोरेशन सीखने वाले, तो ये सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है कि ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का बैलेंस इक्वल और ऑपोजिट नहीं है, तो रिकंसिलिएशन का जरूरत होगा। ठीक है, तो कैसे समझेंगे रिकंसिलिएशन का जरूरत है, इस वजह से ये नोट हमें लिखना था। फिर लिखेंगे सिंस ब्रांच प्रिपेयर इट्स, सिंस ब्रांच prepare its own trial balance and head office its own trial balance, hence we need to consolidate both of accounts for the purpose of financial statement। तो क्योंकि ब्रांच अपना खुद का ट्रायल बैलेंस बनाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, एंड हेड ऑफिस अपना बनाता है, तो फिर दो दो ट्रायल बैलेंस बन गया, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का दो बन गया। हेड ऑफिस अपना बना रहा है, जितने सारे ब्रांच है वो अपना अपना बना रहा है, तो हमें ये ट्रायल बैलेंस को क्या करना है, कॉन्सोलिडेट मतलब ऐड करना है, मर्ज करना है, ताकि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनली बनेगा उसमें एक ही ट्रायल बैलेंस के अंदर सारा डिटेल्स रहे, तो हमें मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस को मर्ज करना पड़ेगा। फिर नोट नंबर 3, फॉलोइंग स्टेप्स should be applied for consolidation, following steps should be क्या क्या स्टेप्स फॉलो होगा। सबसे पहले स्टेप 1, चेक बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच in trial balance are equal and opposite। तो इस बात का मतलब क्या हो गया, देखो जब ट्रायल बैलेंस दोनों अपना अपना बना रहा है, हेड ऑफिस अपना बना रहा है, ब्रांच अपना बना रहा है, तो ब्रांच के बुक्स में ट्रायल बैलेंस में क्या आता है, जितने भी लेजर ओपन करते सारे लेजर का बैलेंस। ठीक है, तो ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस बोल के एक अकाउंट रहेगा जिसका एक बैलेंस रहेगा, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। अगर डेबिट रहा तो सेम बैलेंस क्रेडिट के तौर पे हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में ब्रांच अकाउंट बोल के दिखना चाहिए। ठीक है, तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में ब्रांच अकाउंट, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस अकाउंट जो है वो दोनों बैलेंस इक्वल और ऑपोजिट है या नहीं। ठीक है, फिर देन रिकंसिलिएशन एंट्रीज
अगर नहीं है तो हमें रिकंसिलिएशन एंट्री पास करना है। देन रिकंसिलिएशन एंट्रीज should be journalized to rectify पेंडिंग एंट्रीज। जैसे अभी हम लोगों ने जो भी रेक्टिफिकेशन एंट्री किया, तो ये एंट्री अगर मतलब ऐसा गलत था, ठीक है, मतलब जैसे जो भी गलत एंट्री देख लो कि जो भी प्रॉब्लम था या ओमिशन था, तो इससे जो लेजर बना हुआ था ये सारे ट्रांजैक्शन के बाद, तो ऑब्वियसली उसमें वैल्यूज इक्वल और ऑपोजिट हमें कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, दोनों का वैल्यू अलग अलग मिलेगा, ऑपोजिट मिले ना मिले वो भी नहीं पता। तो बोल रहा है कि अगर नहीं है तो इससे पता चलेगा कि रिकंसिलिएशन का जरूरत है, मतलब ऐसा कुछ एंट्री है जिसमें अभी तक या तो ओमिशन है या तो कुछ गलत एंट्री हो चुका है। फॉर इन ट्रांजिट आइटम, ये ऑलरेडी बोला हुआ है फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं, फॉर इन ट्रांजिट आइटम एंट्री शुड बी इन बुक्स ऑफ रिसीवर। तो बोल रहा है कि अगर कोई इन ट्रांजिट आइटम है तो एंट्री हमेशा बुक्स ऑफ रिसीवर में होना चाहिए। ये देखो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बता रखा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो। अब हम लोग पहले करेंगे इलास्ट्रेशन पे। ये बात क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2001। तो नॉर्मली ट्रायल बैलेंस ही देता है, ठीक है। बोल रहे हैं हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेजर लिमिटेड एंड इट्स ब्रांच एट ए स्टेज वेयर द ओनली एडजस्टमेंट रिक्वायरिंग टू बी मेड prior to preparation of balance sheet for the undertaking as a whole are to be done। बोल रहा है कि ये ट्रायल बैलेंस है 31 दिसंबर 2001 का, ठीक है। ये किससे लिया गया है, बोल रहा है कि मेजर लिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उसका, मतलब मेजर लिमिटेड हेड ऑफिस और उसके ब्रांच का, एट ए स्टेज वेयर द ओनली एडजस्टमेंट रिक्वायरिंग टू बी मेड प्रायर टू द प्रिपरेशन। बोल रहा है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के पहले जो भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ेगा, इसका मतलब हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट ऑपोजिट और जो है सेम अमाउंट से नहीं होगा, इसीलिए बोल रहा है where the only adjustment requiring to be made prior to the preparation of balance sheet for the undertaking as a whole are to be done, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। शेयर कैपिटल दिया हुआ है सिर्फ हेड ऑफिस का, देखो नॉर्मली हेड ऑफिस ही शेयर इशू करता है तो वो ब्रांच में आना भी नहीं चाहिए, दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर। फिक्स्ड एसेट दोनों का है, डेबिट साइड। करेंट एसेट दोनों का है, इसमें एक नोट 3 बना हुआ है तो नीचे पढ़ लेंगे क्या बोला है। करेंट लाइबिलिटीज दोनों का है। स्टॉक रिजर्व 1 जनवरी 2001 नोट 2 दिया हुआ है। तो स्टॉक रिजर्व का मतलब पता है कि जब इसका मतलब ये हेड ऑफिस अपने ब्रांच को जो स्टॉक भेजा था उसमें लोडिंग या प्रॉफिट या रिजर्व लगा के भेजा था, जिसमें से जो स्टॉक अनसोल्ड है उसका जो स्टॉक रिजर्व है वो है 693, ठीक है। फिर रेवेन्यू अकाउंट मतलब सेल, ठीक है, रेवेन्यू इनकम। ब्रांच अकाउंट, तो देखो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है 31,536 और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट दिख रहा है 22,645। तो दोनों ऑपोजिट तो है, ये क्रेडिट है ये डेबिट है, वो तो ठीक है, बट अमाउंट इक्वल नहीं है, दोनों ऑपोजिट है, हाँ है। लेकिन अमाउंट को अगर चेक करें तो अमाउंट इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो अमाउंट तो इक्वल ही होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों तो सेम ट्रांजैक्शन के लिए अपने अपने बुक्स में एंट्री करेंगे। तो इसीलिए इसका मतलब कुछ ना कुछ रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा या एडजस्टमेंट, जिसके बारे में यहाँ ऊपर लिखा हुआ था कि करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सेट ऑफ बुक्स। तो बोल रहा है कि हमें लेजर अकाउंट में ये लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा ये सारे एडजस्टमेंट को करने के लिए, मतलब जर्नल लेजर करने बोला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 5 जो है नोट्स दिया है वो भी पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है
कि गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 10%। वो तो पहले ही वहां पर पढ़ के समझ में आ रहा है कि इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजा जाता है, इसीलिए तो बोला है कि स्टॉक रिजर्व दिख रहा है 10%, एंड बोथ रेवेन्यू अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसेस चार्ज्ड। तो बोल रहा है कि जो स्टॉक भेजा जाता है वो 10% प्रॉफिट लगा के भेजा जाता है, दोनों का जो रेवेन्यू का वैल्यू दिख रहा है तो अपने अपने प्राइस चार्ट पे दिख रहा है, मतलब जिसने जितने पे अपने कस्टमर को बेचा है उतने पे दिख रहा है। फिर बोल रहा है रिलेटिंग टू हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच ऑन 1 Jan 2001, ये नोट नंबर 2 किस बात का बोला है, तो यहाँ नोट नंबर 2 ब्रैकेट स्टॉक रिजर्व, तो 693, ठीक है। तो बोल रहा है ये कौन सा स्टॉक रिजर्व है, बोल रहा है रिलेटिंग टू हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच ऑन 1 Jan 2001। बोल रहा है 1 Jan 2001 को ब्रांच के पास जो स्टॉक था उसमें से जो स्टॉक बच गया उसका स्टॉक रिजर्व का बात बोला हुआ है। फिर थर्ड नंबर में देखो नोट नंबर 3 ये चीज को रिलेट कर रहा है करेंट एसेट। अब करेंट एसेट के बारे में बोला है इंक्लूड्स गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 4565। तो करेंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक आता है, ठीक है। तो हेड ऑफिस को ब्रांच ने जो स्टॉक भेजा था उसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी इसमें इंक्लूडेड है करेंट एसेट में, और कितने प्राइस में इंक्लूडेड है, बोल रहा है कि इनवॉइस प्राइस में इंक्लूडेड है, क्योंकि वो तो नॉर्मल बात है। देखो ब्रांच अपना क्लोजिंग स्टॉक तो जिस प्राइस पे उसने स्टॉक रिसीव किया उतने में ही दिखाएगा, जैसे 100 का चीज 110 में रिसीव किया तो उसका क्लोजिंग स्टॉक अगर एक स्टॉक क्लोजिंग में है तो उसका वैल्यू 110 ही बोलेगा, तो बोल रहा है कि इनवॉइस प्राइस पे बोला हुआ। फिर बोल रहा है गुड्स रिसीव्ड बाय goods invoiced by head office to branch at 3641 were in transit at 31st December 2001 as was also a remittance of 3500 from the branch। अच्छा, तो यहाँ पर बोला है कि गुड्स जो इनवॉइस हुआ था हेड ऑफिस के तरफ से ब्रांच को इतने का वेर इन ट्रांजिट एट 31st December, तो ये अभी भी इन ट्रांजिट में है। तो इस केस में रिसीवर कौन है, क्योंकि हमेशा रिसीवर के बुक्स में एंट्री होता है, इस केस में रिसीवर है ब्रांच, ठीक है। as was also a remittance of 3500 from the branch, और ब्रांच ने रेमिटेंस किया 3500, तो ये ट्रांजैक्शन के लिए रिसीवर कौन है, हेड ऑफिस, ठीक है। तो ये एंट्री हेड ऑफिस के बुक्स में होगा, ये एंट्री जो है हम लोग का ब्रांच के बुक्स में होगा। At 31st December 2001, the following transactions were reflected in the head office books but unrecorded in the ब्रांच बुक्स। तो बोल रहा है कि ये ट्रांजैक्शन, ये नीचे का जो ट्रांजैक्शन है ये बोल रहा है कि ब्रांच के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ था जबकि हेड ऑफिस के बुक्स में रिकॉर्ड हुआ था। क्या ट्रांजैक्शन है, द परचेज प्राइस ऑफ लॉरी 2500 which reached the branch on December 25th, a sum received on December 30 2001 फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांच डेटर 750। तो दो ट्रांजैक्शन, एक बोल रहा है कि परचेस किया था लॉरी 2500 से विच रीच द ब्रांच ऑन December 25th, जो ब्रांच में जाके पहुंचा 25th, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक लॉरी परचेस किया था इन्होंने, ठीक है, जो ब्रांच में जाके कब पहुंचा है, ब्रांच में जाके पहुंचा है ये 25 दिसंबर। इसका मतलब परचेस कौन कर रखा होगा, हेड ऑफिस, ठीक है, उसने उसके बाद ब्रांच को भेजा है। फिर बोल रहा है ए सम ऑफ रिसीव्ड ऑन डिसम्बर ए सम रिसीव्ड ऑन December 30 2001 फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांच डेटर 750। तो बोल रहा है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच डेटर से 750 लिया, इसका एंट्री नहीं हुआ है, क्योंकि ऊपर बोल रखा है ना 5th नंबर पॉइंट पे कि ये एंट्री नहीं हुआ था, ठीक है। अब हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो हम लोग को पहले ही ऊपर बता दिया है, देखो हम लोग को नेसेसरी लेजर बना के सारे एप्रोप्रिएट लेजर बना देना है, और क्या करना है, दोनों मतलब बेसिकली रेक्टिफिकेशन करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग, ये जो भी है इसको रिकॉर्ड करना है, नोट 1 से लेके 5 तक का, इन द एप्रोप्रिएट लेजर। अब ये रिकॉर्ड करने के लिए जो भी लेजर का जरूरत हो लेजर बनाना है इन द बोथ सेट ऑफ बुक्स, तो इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, जिसमें जो लेजर बनेगा हम लोग को बना के देना, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन देंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो देखो एक तो इसके बुक्स में ब्रांच का एक अकाउंट होना ही चाहिए, उसके बाद बाकी तो ट्रांजैक्शन से देखेंगे, ब्रांच अकाउंट होगा और हेड ऑफिस, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट, ये दो लेजर तो फिक्स है, उसके बाद बाकी देखना पड़ेगा।
ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शन बोला। अच्छा, इसका बैलेंस जो है वो लिख लेते हैं। तो देखो, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का बैलेंस है 31,536 डेबिट बैलेंस। तो 31,536 डेबिट बैलेंस तो किधर लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस से डेबिट बैलेंस किधर लिखा जाता है? ट्रायल बैलेंस का रूल्स क्या है? डेबिट डेबिट में जाता है, क्रेडिट क्रेडिट में जाता है। 31,536 तो टू बैलेंस पीडी, डेट है 31 दिसंबर। और इसमें 22,645 क्रेडिट। अच्छा, सबसे पहले ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन ये है कि गुड्स जो भी भेजा जाता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में भेजा जाता है, ये बोला है। ठीक है, तो ये तो देखो कोई इंफॉर्मेशन है, ये तो कोई एंट्री नहीं होगा इससे कि हम लोग इसमें कोई जर्नल एंट्री पास कर दें। ठीक है, बोल रहा है गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस टू द ब्रांच आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 10% एंड बोथ रेवेन्यू अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसेस चार्ज्ड। ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो रेवेन्यू अकाउंट बोला है से प्राइसेस चार्ज बोला है, तो हम लोग रेवेन्यू अकाउंट एक बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? देखो, इसका रीजन ये है कि एक का रेवेन्यू में तो हमारा जो है स्टॉक रिजर्व इंक्लूडेड है, तो मुझे नेट रेवेन्यू तो निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, दोनों का रेवेन्यू अकाउंट बना, रेवेन्यू और रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का बैलेंस किधर लिखेंगे? बाई साइड। तो देखो, रेवेन्यू का बैलेंस दोनों का 43,210, 10,250। 10,250। और देखते हैं क्या रिलेटिंग टू द हेड ऑफिस, ये वाला स्टॉक रिजर्व के लिए बोल रखा है। 1 Jan 2000, मतलब नोट नंबर 2, ये स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाते हैं जिसका वैल्यू है 693 क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ बनेगा 5। फिर बोल रहा है कि इंक्लूड्स गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 45, यहाँ पर 4,565, ये नोट नंबर 3, मतलब करेंट एसेट का बोला। ठीक है, तो करेंट एसेट अकाउंट बनाएंगे। वन 21,800। और इधर भी एक करंट एसेट बना है। स्टॉक रिजर्व तो यहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि स्टॉक रिजर्व तो सिर्फ हेड ऑफिस ही बना सकता है, उसी को पता। करंट एसेट अकाउंट, करंट अकाउंट। $23,750। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग लेजर ओपन करने बोला है, तो उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो नोट नंबर 3 तक कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पर फिर बोल रहा है गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच वेयर इन ट्रांजिट। अच्छा, तो अभी ये ट्रांजिट में जो है,
तो ट्रांजिट में जो है उसमें एक ब्रांच का है कि हेड ऑफिस का है, तो उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो इन ट्रांजिट का एंट्री जो होता है तो वो तो इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच या हेड ऑफिस, मतलब इन ट्रांजिट तो हमेशा डेबिट ही होता है। देखो इन ट्रांजिट का एंट्री क्या होता है, जीआईटी डेबिट, सीआईटी डेबिट टू रिसीवर होता है, ठीक है। तो रिसीवर हेड ऑफिस या ब्रांच होगा। तो जीआईटी सीआईटी का तो हमारा यहाँ कोई लेजर ओपन है नहीं कि हम लोग, लेजर है नहीं एग्जिस्टिंग कि हम लोग उसे ओपन करें, ठीक है। तो एंट्री जो होगा उसके लिए हेड ऑफिस और ब्रांच अकाउंट में करने से ही हो जाएगा। तो चलो ये एंट्री पोस्ट हो जाएगा। बोल रहा है गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट 3641 वेयर इन ट्रांजिट। तो इनवॉइस्ड किसने किया, हेड ऑफिस ने। रिसीवर कौन है, ब्रांच है। तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा, रिसीवर एंट्री करता है जीआईटी अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। तो ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट में क्या लिखना है, बाई जीआईटी बोल के 3641 यहाँ लिख दो, बाई जीआईटी बोल के 3641। और जीआईटी अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं, ठीक है। हमारा जो नेसेसरी लेजर जो भी बनेगा यहाँ से ओपन होके होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस है तो वही कर रहे हैं। फिर उसके बाद रेमिटेंस जो है वो ब्रांच से आया है, तो इस केस में रिसीवर कौन है, हेड ऑफिस है। तो सीआईटी टू जो है ब्रांच, ठीक है। तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में करेगा बाई सीआईटी। फिर यहाँ पर बोल रहा है 31 दिसंबर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन में रिफ्लेक्ट इन हेड ऑफिस। अच्छा, लेकिन ब्रांच में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। परचेज प्राइस ऑफ लॉरी 2500। तो फिर इसका मतलब परचेज किसने किया है, हेड ऑफिस ने किया है। तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा, हेड ऑफिस ने अगर लॉरी परचेज किया बट उसको भेज दिया है, ठीक है, ब्रांच के पास पहुंच गया, तो ब्रांच के पास एसेट पहुंचा तो क्या एंट्री होगा, लॉरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, ब्रांच ने दिया है तो क्या एंट्री होगा, लॉरी अकाउंट डेबिट टू, जैसे फिक्स्ड एसेट था तो वैसे ही फिक्स्ड एसेट लॉरी है तो लॉरी अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस हो जाएगा। चलो। फिर यहाँ पर बोला है कि सम रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांच डेटर। तो ब्रांच डेटर से 750 रिसीव हुआ है, तो एंट्री क्या होगा, हेड ब्रांच के बुक्स में ब्रांच क्या एंट्री करेगा, पैसा तो नहीं मिला कि कैश टू डेटर करेगा, हेड ऑफिस टू डेटर करेगा, ठीक है। तो टू डेटर बोल के एंट्री करेगा, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ डेटर का लेजर नहीं है, उसके जगह करेंट एसेट लेजर है। तो टू करेंट एसेट ब्रैकेट में या फिर हाइफन देके ब्रांच डेटर 750 ये हो जाएगा। तो देखो लगभग सारे ट्रांजैक्शंस तो पुट हो गए हैं। अब चेक करते हैं कि कैसे करके क्लोज होगा। तो ठीक है, सबसे पहले ब्रांच को यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं, ये दोनों क्लोज हो जाएगा, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच। तो बाई बैलेंस सीडी 31,536, 31,536 माइनस 3,500 तो कितना हो जाएगा, 036, 28,036। सो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, टू 8786। -756, 30,28,036, ठीक है। तो पहला अकाउंट इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। हम्म, देखो नेक्स्ट जो है रेवेन्यू। रेवेन्यू
तो देखो ब्रांच के बुक्स में जो उसका रेवेन्यू अकाउंट है, तो उसके रेवेन्यू में तो हमारा कुछ एडलेस होगा नहीं, क्योंकि इसका रेवेन्यू जितना है उतना ही आ जाएगा। हाँ, बल्कि हम लोग हेड ऑफिस के जो रेवेन्यू दिख रहा है वहां पर चेंजेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टॉक रिजर्व का इम्पैक्ट देना पड़ेगा। तो टू बैलेंस शीट, अच्छा इसका बाई लिखा ही नहीं था, बाई बैलेंस शीट, टू बैलेंस सीडी 10,250, तो इतना सेल है उतने से ही रिकॉर्ड कर दिया, सेल का क्रेडिट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी ये वाला था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पहले स्टॉक रिजर्व को क्लोज करना पड़ेगा, तभी ना रेवेन्यू में अगर कोई रिजर्व इंक्लूडेड है, मतलब जो मुझे सेल दिख रहा है उसमें अगर कोई से रेवेन्यू क्या बोलते हैं उसे, स्टॉक रिजर्व इंक्लूडेड है, तो वो मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो पहले इस केस में हमें स्टॉक रिजर्व को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग का किसी भी तरीके का स्टॉक है जिसमें रिजर्व इंक्लूडेड है, वो हमें लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये देखो, इंक्लूड्स गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 4565, ये क्या लिखा हुआ है, नोट नंबर 3 में जाओ। नोट नंबर 3 में जाने से दिख रहा है कि ब्रांच के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें इतना स्टॉक उसने हेड ऑफिस से लिया था वो पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या इंक्लूडेड होगा, इसमें रिजर्व इंक्लूडेड होगा। तो ये रिजर्व को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, तब ना हमें ट्रू प्रॉफिट पता चलेगा, क्योंकि ब्रांच अपना जो प्रॉफिट बता रहा है वो तो हम लोग ले ले रहे हैं, लेकिन उसमें तो रिजर्व इंक्लूडेड है, तो वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 4565 ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका रिजर्व एलिमिनेट करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में लिखते हैं, तो इसका रिजर्व एलिमिनेट करने से टू साइड लिखना पड़ता है। 4565 कितना रिजर्व इंक्लूडेड है, 10% इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाता है, तो 10/110 कितना होगा, जीरो पॉइंट जीरो नाइन 415, 415। 415, ठीक है। अच्छा, और और एक स्टॉक रिजर्व निकलेगा जो इन ट्रांजिट का स्टॉक था, ये देखो इन ट्रांजिट में कितना स्टॉक था, 3641, तो इस ये भले इन ट्रांजिट में है लेकिन कॉस्ट में तो इंक्लूडेड है, परचेज में, तो ये भी क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रांजिट और नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक, तो दोनों का ही हमें निकालना पड़ेगा। तो 3641 इंटू 10/110, 331। 331, ठीक है। तो ये जो हमें स्टॉक रिजर्व टोटल दिया हुआ है इसमें 415 और 331 ओपनिंग स्टॉक का है, ठीक है। और ये जो बाई साइड में है, सॉरी ये क्लोजिंग स्टॉक का है, बाई साइड में जो है ये ओपनिंग स्टॉक का है। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 746 746 टोटल हो रहा है, जिसमें से ओपनिंग का 693 है। तो बाकी रिजर्व जो है आइटम सेल हो गया उसमें इंक्लूडेड है, यानी रेवेन्यू सेल में जो रिजर्व इंक्लूडेड है, तो 746 माइनस 693, तो ये हो गया 53। तो ये वो रिजर्व है जो हमारे सेल में इंक्लूडेड है, ठीक है। बाकी ये स्टॉक जो है उसका रिजर्व हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिए। तो टोटल रिजर्व दिख रहा था 493, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व टोटल हो रहा है 746। तो टोटल रिजर्व ये ओपनिंग का है ऐसा नहीं बोल सकते, ये स्टॉक रिजर्व का बैलेंस है। तो टोटल स्टॉक रिजर्व इतना है, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक का है 746 है, ठीक है। तो बाकी हम लोग का रेवेन्यू का हो जाएगा, तो रेवेन्यू में इसको क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा, टू स्टॉक रिजर्व 53। तो अब हम लोग का सही सही
रेवेन्यू आ जाएगा हेड ऑफिस का, टू बैलेंस सीडी 53 माइनस हो जाएगा, 43,210 माइनस 53, 43,157। अब ये करंट एसेट देखो, इसका क्लोजिंग और क्या होगा, इसमें तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो बाई बैलेंस सीडी 1,21,809, ये अगर नहीं भी बनाते तो भी हो जाता। इधर ये क्लोज हो गया, ठीक है, और ये 750 का क्रॉस पोस्टिंग होगा करेंट एसेट में बाई हेड ऑफिस 750, तो बैलेंस आ जाएगा, और तो कुछ है नहीं। 23,715, 23,715 माइनस 750, तो 0 0, ये 15 है। ट्वेंटी टू 965। अच्छा, और कोई लेजर क्या बना सकते हैं? बाकी देखो कुछ नेसेसरी मुझे नहीं लग रहा, चाहो तो एक लॉरी का लेजर बना सकते हो, लेकिन उसमें भी ज्यादा कुछ तो लिखना नहीं पड़ेगा, और जीआईटी सीआईटी चाहो तो बना सकते हो, मतलब जितना भी एंट्री हुआ है सभी का क्रॉस पोस्टिंग के हिसाब से हम बोल रहे हैं। तो लॉरी जो हुआ है उसका एंट्री हो जाएगा टू हेड ऑफिस 2500। डिप्रिशिएशन तो कुछ बोला नहीं था, बोलने से हम लोग चार्ज कर देते, बाई बैलेंस सिटी मतलब इतने का एसेट है 2500 क्लोज हो गया। और अगर जीआईटी का एंट्री दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हैं, जीआईटी का ट्रांजैक्शन, तो जीआईटी का एंट्री था टू हेड ऑफिस 3641, बस इतना ही करना है, और क्या इसमें कुछ ट्रांजैक्शन तो है नहीं कि हम लोग पोस्ट कर। और एक जीआईटी इसमें सीआईटी का था तो वो कर सकते हैं, उसमें भी सेम वही हो जाएगा, सीआईटी का हो जाएगा 31 दिसंबर टू ब्रांच बाई बैलेंस सिटी 3500। तो ये सब तो देखो एडिशनल है, ये लॉरी हो गया, करेंट एसेट हो गया, जीआईटी हो गया, सीआईटी हो गया, ठीक है। मेन तो ये है कि हमें इस तरीके से रेक्टिफिकेशन करना है कि दोनों के बुक्स में ये जो अमाउंट है वो ऑपोजिट हो और जो है इक्वल हो, तो वो तो हो गया ऑपोजिट और इक्वल, तो हम लोग का रेक्टिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो इसको मैं लेजर से दिखाने बोला था, तो मेन रेक्टिफिकेशन तो देखो दो ही चीज का था, एक था कि लॉरी खरीदा था उसका एंट्री नहीं हुआ जीआईटी, और एक ब्रांच डेटर से पैसा कलेक्शन हुआ था, यही ठीक है। बाकी तो देखो कोई भी इम्पैक्ट हमारा वैसा नहीं आया है, मतलब और कोई इम्पैक्ट आ भी नहीं सकता है, दोनों का जो ट्रांजैक्शन था जिसमें कभी ओमिशन हो गया है, कभी जो है जैसे कि जीआईटी सीआईटी ये दोनों का ओमिशन था, दोनों के केस में एंट्री नहीं हुआ था, तो वो करना था, इसी वजह से दोनों का वैल्यू अलग अलग दिख रहा था। और हेड ऑफिस के केस में जो दिखा ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस में, वहां पर लॉरी परचेज हुआ था, तो उसका एंट्री हेड ऑफिस ने किया था, ब्रांच ने नहीं किया था, तो उसका इम्पैक्ट देना था, तो ये हो गया। बाकी
देखो जब जो ओपनिंग है वही क्लोज करके बंद हो गया, लाइक रेवेन्यू देख लो, मतलब हम ब्रांच का बात कर रहे हैं, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच रेवेन्यू का एज इट इज हुआ, लॉरी का ओपनिंग क्लोजिंग, जीआईटी का ओपनिंग क्लोजिंग, बस करेंट एसेट का क्रॉस पोस्टिंग हुआ, वो 750 जो डेटर का रिसीव हुआ तो उसको दिखा के बैलेंस में चेंजेस दिखा। और इधर अगर हेड ऑफिस का देखोगे तो ब्रांच अकाउंट में तो जो एंट्री होना था वो हुआ। देखो सीआईटी का ओपनिंग क्लोजिंग, करेंट एसेट का भी ओपनिंग क्लोजिंग। हाँ, इसमें स्टॉक रिजर्व देखने वाला पॉइंट था कि स्टॉक रिजर्व का मतलब क्या होता है कि कितना स्टॉक रिजर्व हम लोगों ने टोटल लगाया था जब ब्रांच को भेजा था, ठीक है, तो ये टोटल 693, उसमें से देखो ये टोटल स्टॉक रिजर्व है बैलेंस। तो इसका मतलब हम लोग को अब इस साल जितना हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है वो स्टॉक रिजर्व भी चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद हम लोग जो है बैलेंस देख रहे हैं कि सेल में आ रहा है 53, तो वो लिखने के बाद हम लोग अपना जो रेवेन्यू पहले बोल रहे थे 43,210 वो रिजर्व इंक्लूडेड था तो ज्यादा दिख रहा था, रिजर्व एक्सक्लूड करके 43,157 आ, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट इलास्ट्रेशन 11, ये वाला क्या बोला, इसमें बोला है केपी मैन्युफैक्चर्स ए रेंज ऑफ गुड्स विच इट सेल्स टू होलसेल कस्टमर ओनली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। इन एडिशन द हेड ऑफिस ट्रांसफर गुड्स टू ए न्यूली ओपन ब्रांच एट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%। द ब्रांच देन सेल्स दिस गुड्स टू जनरल पब्लिक ऑन ओनली कैश बेसिस। तो पहले ये वाला पूरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ये लोग मैन्युफैक्चरर है, कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करता है जो कि ये लोग बेचता कैसे, होलसेल कस्टमर को ओनली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। अच्छा, हेड ऑफिस से होलसेल प्राइस में अपने कस्टमर को भेजता है, बेचता है सॉरी। तो यहाँ पर हो जाएगा हेड ऑफिस का जो भी कस्टमर है उसे हेड ऑफिस कैसे सेल करता है, होलसेल प्राइस में, ठीक है, होलसेल प्राइस में सेल करता है, ये बोला था, ठीक है। फिर बोल रहा है इसके साथ साथ द हेड ऑफिस ट्रांसफर गुड्स टू न्यूली ओपन ब्रांच एट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%। तो अब अपने ब्रांच को जब स्टॉक भेज रहा है, हेड ऑफिस जब अपने ब्रांच को स्टॉक भेजता है तो वो भेजता है फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%, ऐसे बोला है, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%। द ब्रांच देन सेल्स द गुड्स टू जनरल पब्लिक ओनली ऑन कैश बेसिस। अच्छा, तो ये ब्रांच का जो कस्टमर्स है उसको ब्रांच कैसे बेचता है, बोल रहा है कि सेल करता है कैश सेल, सिर्फ और सिर्फ कैश सेल ओनली। तो फर्स्ट पैरा में जो बोला था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर बोल रहा है सेलिंग प्राइस टू होलसेल कस्टमर इज डिजाइन टू गिव ए फैक्ट्री प्रॉफिट विच अमाउंट्स टू 30% ऑफ द सेल वैल्यू। तो ये होलसेल प्राइस बता रहा है, होलसेल प्राइस कितना होना चाहिए, 30% ऑफ द सेल वैल्यू, ये बोला है होलसेल प्राइस क्या होना चाहिए, 30% ऑफ सेल्स वैल्यू। तो 30% ऑफ सेल्स वैल्यू मतलब ये 30% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीपी। इसी को तो जीपी बोल सकते हैं, जीपी का मतलब ही तो सेल के ऊपर कितना प्रॉफिट है, ठीक है। तो 30% ऑफ सेल वैल्यू। अच्छा, फिर बोल रहा है केपी ऑपरेट्स फ्रॉम रेंटेड, अच्छा और भी कुछ था शायद, ये 30% of the sales value. The selling price to general public is designed to give a gross margin, that is selling price less cost of goods from head office of 30% of the सेल वैल्यू। तो जनरल पब्लिक को जो बेचा जाता है, मतलब ये किसका बात हो रहा है, ब्रांच का बात हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जनरल पब्लिक को बेचा जा रहा है, ये कौन बोल रहा है, जनरल पब्लिक और होलसेल पब्लिक में फर्क होता है ना। होलसेलर वो होते हैं जिनका कोई शॉप वगैरह होता है तो वो मैन्युफैक्चरर से ज्यादा अमाउंट में चीज लेके जाते हैं फिर बेचते हैं। जनरल पब्लिक मतलब जो कंज्यूमर है लास्ट, वो किसी को बेचने नहीं वाले हैं, ठीक है। तो बोल रहे सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक, यानी जो ब्रांच बेचता है, इज डिजाइन टू गिव ए ग्रॉस मार्जिन ऑफ 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू। पहले बात बोला है कि यहाँ पर सेल्स वैल्यू क्या होना चाहिए, वही सेम बोला है, 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू। जीपी, इसको भी जीपी बोल सकते हैं, 30% ऑफ सेल्स वैल्यू। और एक टर्म में जीपी को डिफाइन कर देते जो कि यहाँ पर बोला हुआ है, सेलिंग प्राइस लिस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। सेलिंग प्राइस लिस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस तो हमें नहीं पता, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस कितना होता है, 115, क्योंकि 100 का चीज 15% लगा के भेजा जाता है। तो ये इतना तो हम लोगों ने
लिख लिया। फिर बोल रहा है केपी ऑपरेट्स फ्रॉम रेंटेड प्रीमिसेस एंड लीजेस ऑल अदर टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो बोल रहा है कि रेंटेड जगह पे काम करता है अपना, और सारे फिक्स्ड एसेट लीज पे लिए गए। द रेंट एंड हायर चार्जेस ऑफ दिस आर इंक्लूड इन द ओवरहेड कॉस्ट सोन इन द ट्रायल बैलेंस। बोल रहा है ट्रायल बैलेंस में जो ओवरहेड का खर्चा दिखेगा उसी में ये रेंट का खर्चा और जो क्या बोलते हैं उससे लीज का खर्चा है, लीज वो सारा इंक्लूडेड है। From the information given below, you are required to prepare the year ended 31st December 2001 in columnar form. Columnar form में हमें क्या बना के देना है? Profit and loss account of head office, the branch and the entire business, और balance sheet of 31st December for the entire business। ये दो चीज हमें बना के देना है। बाकी ये एक हम लोग को शायद ट्रायल बैलेंस दे रखा है और यहाँ कुछ नोट्स दे रखा है, तो नोट्स पढ़ेंगे पहले। ज्यादा नोट्स नहीं है, 4 ही है। पहले हम लोग यहाँ पर क्या प्रिपेयर करने बोला है वो लिख लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ केपी लिमिटेड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st December 20x। पर्टिकुलर्स, हेड ऑफिस, ब्रांच, टोटल। पहला क्वेश्चन हम लोग को यही बोला है कि तीनों के बेसिस पे दिखाने के, ब्रांच का अलग, हेड ऑफिस का अलग और टोटल में दिखाना है। तो एक ही कॉलम में एक ही जगह पे हम लोग कर लेते हैं। वैसे ही बोल भी दिया है कॉलम फॉर्म में दिखाने के। अच्छा, अब दिया हुआ रॉ मटेरियल परचेस्ड, हेड ऑफिस ने कर किया है डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, ये तो ट्रायल बैलेंस दिख ही रहा है। यहाँ इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है बोल रहा है, ऑन 20th December द ब्रांच रेमिटेड 1500 टू हेड ऑफिस एंड दिस हैज नॉट बीन येट रिकॉर्डेड इन द हेड ऑफिस बुक्स। तो ब्रांच ने रेमिट किया था तो रिसीवर हेड ऑफिस था, तो हेड ऑफिस ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। ऑल्सो ऑन द सेम डेट हेड ऑफिस डिस्पैच किया है गुड्स टू द ब्रांच 1500 invoiced at 1500 and these two have not yet been entered into the branch books। तो रिसीवर के बुक्स में यह एंट्री होना चाहिए। इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू एडजस्ट द आइटम इन ट्रांजिट इन द बुक्स ऑफ द रिसिपेंट। ये पॉलिसी नहीं भी हो तो हमें यही फॉलो करना होता है। बाकी बोल दिया है तो यही फॉलो करेंगे। फिर बोल रहा है द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड एट 31st December head office was valued at 2300, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यू आर एडवाइज दैट देयर वेयर नो स्टॉक लॉसेस इनकर्ड एट द हेड ऑफिस और एट द ब्रांच। बोल रहा है कोई स्टॉक लॉस है नहीं है। और बोल रहा है इट इज केपीज प्रैक्टिस टू वैल्यू फिनिश्ड गुड्स स्टॉक एट द हेड ऑफिस एट फैक्ट्री कॉस्ट। बोल रहा है फिनिश्ड गुड्स का जो वैल्यूएशन करता है हेड ऑफिस फैक्ट्री कॉस्ट में करता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आता है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड मिलाने से फैक्ट्री कॉस्ट आता है, जैसे तुम लोग कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। देयर वेयर नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डब्ल्यूआईपी, कुछ ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है। ब्रांच एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू बोनस ऑफ 156 अंडर ए बाइलैटरल एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये सब इम्पैक्ट हम लोग को देना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस के नीचे ये सब एडजस्टमेंट दिया हुआ हम लोग को। बना के क्या देना है? एक फाइनल अकाउंट्स और एक बैलेंस शीट बना के देना है। मतलब बेसिकली पूरा पूरा फाइनल अकाउंट्स बना के देना है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना के देना है। तो सबसे पहले दिया हुआ रॉ मटेरियल परचेज, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखना पड़ता है, तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। रॉ मटेरियल का है तो यहाँ पर लिखते हैं, चलो टू ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, तो शॉर्ट में लिख दिया मैंने। रॉ मटेरियल 1800 हेड ऑफिस का है तो यहाँ पर लिख देते हैं 1800 हेड ऑफिस। अच्छा, फिर इसके बाद देखते हैं ब्रांच का कुछ है। फिनिश्ड गुड्स है नहीं, ब्रांच का नहीं है, होता तो इधर दिखता। ठीक है, इधर दिखता। अच्छा, अब इसका मतलब रॉ मटेरियल का टोटल हो गया, ओपनिंग स्टॉक का टोटल कॉलम में 1800 जाएगा। अब किस चीज का स्टॉक दिख रहा है? फिनिश्ड गुड्स का, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है ना, तो इनका 3 तरीके का स्टॉक दिख सकता है। एक होता है रॉ मटेरियल का, एक फिनिश्ड गुड्स का, एक डब्ल्यूआईपी का। बट डब्ल्यूआईपी का कुछ है नहीं, ऐसा क्वेश्चन ने हमें पहले ही बता दिया। नीचे इन्फॉर्मेशन में बताया था देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। तो 13,000 और 9,200, तो यहाँ पर लिखेंगे हेड ऑफिस का 13,000, ब्रांच का 9,200, तो टोटल हो जाएगा
ये 10 होने से हो जाता 23, तो 22 हो जाएगा, 22,200। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक लिख लिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या लिखना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक के बाद जो है परचेज वगैरह लिखना चाहिए। देखते हैं क्या क्या दे रहा था। ठीक है, यहीं से पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल परचेज 35,000 किसने परचेज किया है? हेड ऑफिस ने। तो यहाँ पर लिख देती हूँ रॉ मटेरियल परचेज 35,000। तो हेड ऑफिस ने परचेज किया, लेकिन ब्रांच ने कुछ नहीं किया, तो टोटल में मैंने 35,000 लिख दिया। देखो, सिर्फ हेड ऑफिस ने ही परचेज। डायरेक्ट वेजेस 1,08,500 सिर्फ हेड ऑफिस का, तो लिख देते हैं। फिर फैक्ट्री ओवरहेड 39,000। ये सब हेड ऑफिस का आइटम था, इसीलिए हेड ऑफिस के कॉलम में लिखा। स्टॉक ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग। डेटर, डेटर तो हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा, तो नीचे बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी कर लेते हैं। ट्रेडिंग पीएल, तो जगह तो लगेगी। सेकंड इतना बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में डेटर है, सिर्फ हेड ऑफिस का दिख रहा है 37,000। ठीक है, एसेट वैसेट तो कुछ था नहीं, तो हम लोग डेटर ही लिखते थे सबसे पहले। डेटर हेड ऑफिस का 37,000। तो इसके बाद कैश है 22,000 और 1,000, तो दोनों का ऐड कर लेंगे। कैश हेड ऑफिस 22,000, ब्रांच 1,000, टोटल हो रहा है 23। यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि वो एक इन ट्रांजिट भी है ना, तो उसको भी तो एडजस्ट करना। कैश के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी तो पीएल में जाना चाहिए। 13,900 और 4,000। टू एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी 13,900 और 4,000 दोनों ऐड करने से हो जाएगा 17,900। तो फिर इसके बाद है सेल्समैन सैलरी 22,500, 6,200। 22,500 और 6,200, तो 28,700। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवर है 12,500, 2,300। ये सब पीएल का ही आइटम है, तो इसीलिए पीएल में लिख रहे हैं। सेल्स ओवर लिख देते हैं। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवर, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवर 12,500, 2,300, 14,800, 12,500, 2,300। इंटर यूनिट अकाउंट बताते हैं ये क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये लिखा नहीं जाएगा, उसका रीजन भी हम बता देंगे। अभी इसको रहने दो। टू इंटर यूनिट अकाउंट कैपिटल, तो कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा 50,000। कैपिटल 50,000। सन्ड्री क्रेडिटर 13,000 हेड ऑफिस। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक। ठीक है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन लिखेंगे, वहां पर ये हमें प्रोविजन क्रिएट करने बोला था।
अच्छा, ये बोला था प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक, तो प्रोविजन क्रिएट करने बोला है, कितने का है, 1200 का। तो ये देखो ओपनिंग प्रोविजन है, तो दो तरीके से हो सकता है, जैसे ट्रायल बैलेंस में पीबीडीडी दे देता है, तो तुम लोग या तो बाई साइड में लिख सकते हो या तो माइनस करके लिख सकते हो, हम यहाँ पर बाई साइड में ही लिख, ओपनिंग प्रोविजन, प्रोविजन फॉर स्टॉक रिजर्व, मतलब स्टॉक रिजर्व के लिए प्रोविजन कर रखा है। तो ओपनिंग प्रोविजन तो बाई साइड में ब्रॉट डाउन कर दिया मैंने, 1200 हेड ऑफिस का, 1200 टोटल में भी 1200। तो फिर इसके बाद सेल्स 2 लाख और 65 200 बाई सेल्स 2 लाख 65 200, 2 लाख 65 200। सेल्स के बाद है गुड्स सेइंग टू ब्रांच, तो ये तो हम लोग का यहाँ पर आना चाहिए। तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, मेरा थोड़ा यहाँ पर जगह है तो हम लिख देते हैं टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, नीचे भी लिखने से होगा बट मेरा जीपी नहीं आएगा तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, तुम लोग का जगह है तो नीचे लिख दो। गुड्स सेंड टू ब्रांच 46,000, तो किसने गुड्स भेजा है, ब्रांच को, हेड ऑफिस ने, तो हेड ऑफिस के परचेज में जाएगा, मतलब टू साइड में ये हेड ऑफिस में परचेज कौन है, ब्रांच कर रहा है तो ब्रांच के यहाँ पर जाएगा, और सेल कौन कर रहा है, हेड ऑफिस, ठीक है। तो बाई साइड में ये हेड ऑफिस के कॉलम में जाएगा, बाई गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच 46,000 सेल 46,000। अच्छा, फिर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 44,500, तो इसका मतलब 46,000 भेजा था बट 44,500 ही रिसीव हुआ है, तो फिर इसका मतलब इन ट्रांजिट में कितना हो जाएगा, 1500, ठीक है, इन ट्रांजिट में 1500, और उसका शायद यहाँ नीचे इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए ये डिफरेंस दिख रहा है। तो ये गुड्स सेंट और ये गुड्स रिसीव्ड लिखा हुआ है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, तो वो 1500 लिखने से ही ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और क्या लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक किस चीज का जाएगा, रॉ मटेरियल का जाएगा, जीआईटी का जाएगा, अभी अभी हम लोगों ने देखा, और फिनिश्ड गुड्स का जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखते हैं यहाँ पर, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हेड ऑफिस में है 2300, तो 2300, और ये ओपनिंग अगर सिर्फ हेड ऑफिस का ही था, परचेज भी हेड ऑफिस ही किया था, तो फिर क्लोजिंग सिर्फ इसी का होगा। अच्छा, और देयर वाज नो स्टॉक लॉस, अच्छा ये बोला है फिनिश गुड्स को फैक्ट्री कॉस्ट में वैल्यू होगा, नो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी बोला है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जीआईटी अभी अभी हम लोगों ने निकाला, वैसे भी यहाँ देखो 46 और ये 44,500 का डिफरेंस 1500 दिख रहा है, फिर भी यहाँ पर बोल रखा है ब्रांच ने रेमिट किया था 1500 टू हेड ऑफिस एंड हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड, वो तो कैश का बात है, फिर हेड ऑफिस ने डिस्पैच किया था गुड्स टू ब्रांच इनवॉइस्ड 1500, दिस टू हैव नॉट येट बीन एंटर्ड, तो 1500 अभी तक नहीं मिला है, तो वही दिख रहा है, ठीक है, तो फिर ये हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे बट जीआईटी बोल के दिखाएंगे, ठीक है। तो ब्रांच के यहाँ पर 1500 जीआईटी बोल के आ जाएगा, टोटल में 1500। अच्छा, अब हम लोग को प्रॉफिट कितना होगा वो क्वेश्चन बता दिया है, कैसे करके कैलकुलेट करना है, तो हम वर्किंग नोट 1 बना के कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लोज फिनिश्ड गुड्स का कुछ अगर क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग वैल्यू आएगा वो लिखना पड़ेगा, अगर हुआ तो ठीक है। तो पहले तो जीपी निकालना पड़ेगा, तो जीपी निकालते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, हेड ऑफिस का जीपी, ठीक है, तो हेड ऑफिस कितना सेल किया, हेड ऑफिस ने 2 लाख सेल किया आउटसाइड कस्टमर को, ब्रांच को 65 200, तो 2 लाख पे कितना प्रॉफिट कमाया होगा, 30%, क्योंकि बोल दिया है कि होलसेल कस्टमर को बेचता है, तो 2 लाख पे 30%, ठीक है। और बाकी जो अमाउंट है जो कि उसने ब्रांच को बेचा है 65,000, नहीं ये ब्रांच का सेल है, सॉरी 46,000, ब्रांच को जो सेल किया 46,000, अब इसमें कितना प्रॉफिट कमाया, कितना इनवॉइस लगा के भेजता है, 15% फैक्ट्री कॉस्ट का, तो 15/115 करने से पता चलेगा कि हेड ऑफिस का जीपी कितना है, तो 30% मतलब 60,000,
और ये हो जाएगा 46,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 115, 6,000, 66,000, 66,000 जीपी हो जाएगा, 66,000। और ब्रांच का, तो ब्रांच तो जब भी सेल करता है कैश सेल, और इसका भी वही 30% है सेल वैल्यू पे, तो 65,200 पे 30%। कितना होगा निकाल? 13,000. 13,000। 19,560. दोनों का टोटल ब्रांच का 74,760. और हेड ऑफिस का 2,63,300. ये टोटल ऐसे करने से तो गलत आ जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि सब अमाउंट दोनों में सेम होंगे। टू लाख 92,60. तो अभी यहाँ बैलेंस निकालना पड़ेगा, जितना आएगा वो फिनिश गुड्स का हो जाएगा। 2,48,300। Okay. 15,000 अभी ये वाला 8,060. Total 23,60. 23,060. प्लस ये सब। So it's in 265,200, 2,300, 1,500, यहाँ पर ये 46 नहीं लेने से ये आ रहा है 2,90,260, लेकिन 46,000 लेंगे तो 3 लाख समथिंग आ जाएगा दोनों ही साइड में। 46,000 ऐड करने से
दोनों साइड वैल्यू आ जाएगा 3,38,60, ठीक है। बट ये 40,000 लेना नहीं है, वो हम बताने ही वाले थे। तो जो भी हो, यहाँ पर 46,000 टोटल कॉलम में नहीं लेना है, बताते हैं ये 46,000 क्या था और क्यों नहीं लेना है, ठीक है। तो ये 46,000 था कि दोनों का ट्रांजैक्शन, दोनों के बीच में, तो हेड ऑफिस ने जो गुड्स भेजा, ब्रांच ने जो गुड्स भेजा, ठीक है। तो ये टोटल कॉलम में दिखाने के लिए मतलब मना किया गया है, कि बोल रहा है कि जो गुड्स भेजा जा रहा है उसको हम लोग टोटल कॉलम में नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि दोनों साइड सेम इंपैक्ट आता है टोटल कॉलम में दिखाने से, कि भाई इधर भी टोटल इतना, इधर भी, लेकिन दोनों का कंसेप्ट तो अलग है ना। मतलब एक में रिसीव्ड है और एक में जो है, एक ने भेजा है, ठीक है। तो बोला जाता है कि जो गुड्स ट्रांसफर और रिसीव्ड बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच है, उसका टोटल कॉलम में एंट्री लिखने का जरूरत नहीं है, मतलब वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है जब हम लोग कॉन्सोलिडेटेड बना रहे हैं। ये कॉन्सोलिडेट हुआ ना, दोनों को मर्ज करके बना रहे हैं, तो मर्ज के टाइम पे 46,000 लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों एंट्री कैंसिल हो जाता है, डेबिट क्रेडिट, मतलब ये भेज रहा है, ये रिसीव कर रहा है, तो टोटल में इंपैक्ट क्या है, कुछ नहीं, दोनों साइड 46,000 से बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये लिखने का जरूरत नहीं, तो इस पे एक स्टार रख लो, ठीक है। ये रूल्स होता है कि हम लोग को टोटल कॉलम में 46,000 लिखने का जरूरत नहीं होता है, तो आंसर आएगा 2,92,60, अदरवाइज 3 लाख समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा ट्रांजैक्शन तो लिख लिया जो भी हम लोग का यहाँ पर पीएल रिलेटेड था। और पीएल रिलेटेड देखो यहाँ पर एक मिलेगा, ये बोनस का 156 बोनस एंटाइटल्ड है, मतलब उसको मिलना चाहिए बट नहीं मिला है, तो आउटस्टैंडिंग बोनस 156, यहाँ पर भी आ जाएगा 156, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जीपी ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, बाई जीपी ब्रॉट डाउन 66,000, 19,560 और 65,560, ठीक है। सॉरी 85,000 है, ये 8 है, 85,560। अच्छा, इधर ये सब आ गया, और क्या लिखना पड़ेगा? और ये जो स्टॉक रिजर्व है वो हम लोग को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट्स मेथड याद करो, जब हम लोग नॉर्मल जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ब्रांच का पढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक एंड जीआईटी का रिजर्व, ये तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा, ठीक है। तो देखो, हेड ऑफिस का जो स्टॉक ब्रांच नहीं बेच पाया है उसमें से है 1,500 और 8,060, तो 1,500 और 8,060 में जितना स्टॉक रिजर्व है वो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो स्टॉक रिजर्व कितना होगा? 15 आउट ऑफ 150, तो 1,500 प्लस 8,060 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 115, 1246.9, तो 1247, ठीक है। तो ये हम लोग, क्योंकि एलिमिनेट कौन कर सकता है? हेड ऑफिस, उसी को पता है, ठीक है। अब सीधा निकालो नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर करके, ठीक है। अच्छा, और बैलेंस शीट में क्या क्या लिखना है वो भी देखते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में लेकिन हमें आउटस्टैंडिंग बोनस लिखना है, एंटाइटल्ड बोला था ना, तो आउटस्टैंडिंग बोनस ब्रांच 156, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, रॉ मेटेरियल हेड ऑफिस का, जीआईटी ब्रांच का, और फिनिश्ड गुड्स हेड ऑफिस प्लस ब्रांच दोनों का। चलो देख लो, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 2300, जीआईटी 1,500, 2300, जीआईटी 1,500, फिनिश गुड्स हेड ऑफिस और ब्रांच मिला के 2360, 23,060, तो टोटल कितना हो जाएगा? 24,500. 26,860 कितना आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से लेस करेंगे स्टॉक रिजर्व, अब ये भी निकालना 1247, क्योंकि स्टॉक हमेशा कौन से वैल्यू पे दिखना चाहिए? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। एनआरबी का तो पता नहीं है, बट कॉस्ट जो है ओरिजिनल वो है 25,630,
अच्छा, यहाँ पर जो कैश सेंड हुआ है उसमें देखो ये 1500 का एक कैश रेमिट हुआ था, बट हेड ऑफिस टू द हेड ऑफिस, बट हेड ऑफिस को रिसीव नहीं हुआ था। तो सीआईटी में हेड ऑफिस का सीआईटी बोल के, कैश के जगह सीआईटी बोल के हेड ऑफिस का आ जाएगा 1500। तो टोटल हो जाएगा 26,500, नहीं 24,000, 24,500। तो टोटल करना पड़ेगा 24,500 87,117, 8711, सॉरी 113, इधर भी आना चाहिए 87,113। लेकिन ये कैलकुलेट करने के लिए पहले तो पता करना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट ओवरऑल कितना आ रहा है, वो लिखेंगे, ऐड करेंगे तब होगा। तो नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले। इधर का टोटल 66,000 प्लस 1200, 67,200, 19,560, और ये हो गया 85,560। तो ये हो जाएगा 760, 86,760, 86,760, 86,760, 19,560, 67,200। अब निकालो नेट प्रॉफिट। 17,053. 17,000, 6,904. 23,957. 23,957, 73,957 प्लस ये दो बराबर Balance 87,113. 87,113 वही होना चाहिए और हो गया। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और बता देते हैं। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो जीपी लिखा था, ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर जो जीपी लिखा था, ये लिखा था 30% ऑफ सेल्स वैल्यू भी ले सकते हो, या फिर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये भी करके लिया जा सकता है। अगर कोई इस तरीके से लेना चाहे तो कैसे होगा? तो देखो, अगर कोई ऐसे लेगा तो इसका कैलकुलेशन भी हो जाएगा। यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है वो देखना पड़ेगा। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, देखते हैं, 35,000। ये इधर ब्रांच में देखना पड़ेगा। 35,000, ये रॉ मटेरियल परचेस्ड है, लेकिन ये पूरा ही इसके लिए लगा है ऐसा तो जरूरी नहीं है। ओ अच्छा, ये जो 2 लाख का सेल किया फिर इसके बेसिस, ये तो बाहर के कस्टमर को किया है। अच्छा, ब्रांच को किया है 46,000। सेल्स माइनस जीपी, तो ये 19,560 है। ये आया है 19,560। तब जाके फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, इसका हम एक काम करते हैं, तुम लोग को ये टास्क देते हैं कि अगर तुम लोग इसका फैक्ट्री कॉस्ट निकाल के करोगे, ये नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अभी समय लगेगा। 30% ऑफ सेल्स वैल्यू करके तुम लोगों ने निकाला, और अगर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस करते तो इसका कैलकुलेशन कैसे हो? ठीक है।
ये चीज है, ये एक बार करके देखो कि कितना प्रॉफिट आ रहा है, मतलब उतना ही आएगा या नहीं। ठीक है। और इसमें ये एक पॉइंट था कि कहाँ चला गया, इंटर यूनिट अकाउंट्स। ठीक है, इंटर यूनिट अकाउंट्स 5000 और 2000 ये लिखने का जरूरत क्यों नहीं है, इसका हम नेक्स्ट क्लास में नोट लिखवा देंगे। ठीक है, कि ये क्यों लिखने का जरूरत नहीं, और उसके साथ साथ ये टोटल वाला भी क्यों जरूरत नहीं, इसका भी हम नोट्स देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करना। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।